कभी कभी लगता है ना कि ये 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल एक पहेली की तरह है। एक तरफ देखिए तो युद्ध की खबरें, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंताएं, और फिर कुछ ऐसी कहानियां जो बिल्कुल ही अलग हैं। तो चलिए आज की इन सुर्खियों के जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। और दिन की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो सच में दिल दहला देती है। एक अस्पताल पर हवाई हमला और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मतलब ये एक ऐसी खबर है जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देती है। और फिर पलक झपकते ही खबरों का रुख एकदम से बदल जाता है। हम युद्ध के मैदान से सीधे पहुंच जाते हैं कॉरपोरेट जगत में, जहां एक बहुत बड़ी कंपनी फोन पे बाजार की उथल-पुथल की वजह से अपनी योजनाओं पर दोबारा सोच रही है। और फिर इन सब बड़ी खबरों के बीच एक ऐसी कहानी आती है जो हमें रुक कर जरा जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, ये खबर हमें दिखाती है कि न्यूज़ सिर्फ युद्ध और इकोनॉमी के बारे में नहीं होती, बल्कि कभी-कभी जीने के तरीके के बारे में भी बहुत कुछ सिखा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का क्या मतलब निकालें? काबुल की एक त्रासदी, फोन पे का एक बड़ा आर्थिक फैसला और स्वीडन से जीवन जीने की एक कला। क्या इन बिल्कुल अलग-अलग खबरों में कोई कनेक्शन है, कोई साझा सूत्र? चलिए कोशिश करते हैं इन डॉट्स को कनेक्ट करने की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। देखिए, काबुल में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े वैश्विक तनाव की एक कड़ी है। 400 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये काबुल के उस अस्पताल पर हुए हवाई हमले में मारे गए लोगों की संख्या है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के लिए कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी है। और इसके साथ ही 250 लोग घायल हुए। ये जो नंबर्स है ना, ये हमें उस तबाही के स्केल का अंदाजा देते हैं जो सिर्फ एक पल में हुई और जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, काबुल का हमला एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। खारक द्वीप पर हमले हो रहे हैं। फुजैरा टर्मिनल पर एक भारतीय तेल टैंकर पर हमला हुआ, हालांकि क्रू सुरक्षित है। यहां तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान युद्ध पर ब्रिटेन के रुख से खुश नहीं है। और इसकी गूंज ऑस्कर जैसे मंच पर भी सुनाई दे रही है, जहां एक्टर जेवियर बारडेम फ्री पैलेस्टाइन की मांग कर रहे हैं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही अस्थिर दुनिया की कहानी कह रहा है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से हटकर जरा भारत के अपने राजनीतिक मैदान की ओर चलते हैं, क्योंकि यहां भी एक ही दिन में काफी कुछ हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव आयोग 2026 के चुनावों से पहले ही राज्य के टॉप अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक बदल रहा है। और दूसरी तरफ देश का दूसरा कोना, लद्दाख, जहां हजारों लोग सड़कों पर हैं, पूर्ण बंद कर रहे हैं, राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें एक साथ भारत की कितनी जटिल राजनीतिक सच्चाई को दिखाती हैं, है ना? और लद्दाख के प्रदर्शनकारियों का संदेश बिल्कुल साफ है, मांग करना बंद नहीं करेंगे। ये लाइन उनकी दृढ़ता को दिखाती है, और ये भी कि केंद्र के साथ जो गतिरोध है वो और गहरा हो सकता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी आवाज है। अब देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे दुनिया में हो या देश में, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। इनका सीधा असर हमारी जिंदगी पर और खासकर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। और दिन की खबरों से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। ईरान में जो युद्ध का तनाव है, उसका असर सबसे ज्यादा एलपीजी सेक्टर में क्यों दिख रहा है? मतलब मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर सीधा हमारे घरों तक, हमारी रसोई तक कैसे पहुंच रहा है? तो ये एलपीजी संकट असल में दिखता कैसा है? देखिए, इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। गरीबों को 5 रुपए में खाना खिलाने वाली अटल कैंटीन बंद हो रही हैं। सरकार को कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं ताकि तेल कंपनियों और आम लोगों के बीच एक बैलेंस बना रहे। लोग घबराकर बुकिंग कर रहे हैं, तो सरकार को जमाखोरी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है। और इसका असर कॉर्पोरेट दुनिया पर भी है। देखिए, इसी बाजार की उथल-पुथल की वजह से फोन पे को अपना आईपीओ तक टालना पड़ा। मतलब हर लेवल पर इसका असर महसूस हो रहा है। चलिए अब थोड़ा फोकस बदलते हैं और बात करते हैं न्याय प्रणाली की, क्योंकि यहां से भी कुछ ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ये आंकड़े देखिए जरा, और ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज का रिकॉर्ड, दहेज हत्या के कुल 510 मामले और जमानत दी गई 508 मामलों में। सिर्फ 2 मामलों में जमानत से इनकार किया गया। आप सोच सकते हैं,
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, जो दिखाता है कि न्यायपालिका में जवाबदेही की मांग कितनी जरूरी हो गई है। और अब ये कहानी ये किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। एक पति अपनी पत्नी को मारने की 3 नाकाम कोशिशें करता है। चौथी बार वो 6 लाख रुपए में सुपारी किलर्स को हायर करता है। हत्या को पवई पुलिस द्वारा आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। केस बंद हो सकता था, लेकिन एक छोटा सा सुराग, पीड़िता की गर्दन पर दोहरे लिगेचर का निशान, बस इसी एक सुराग की वजह से शव को बाहर निकाला गया और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। कमाल है ना, कैसे एक छोटा सा क्लू पूरी जांच की दिशा बदल देता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उन कहानियों की बात करते हैं जो अक्सर इन बड़ी बड़ी सुर्खियों के शोर में कहीं दब सी जाती हैं। ये लाइन देखिए, मनुष्य अदृश्य ईश्वर की पूजा करता है और दृश्य प्रकृति को नष्ट कर देता है। क्या जबरदस्त बात कही है। ये मद्रास हाईकोर्ट की एक बहुत ही पावरफुल टिप्पणी है। एक ऐसी जमीन जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव थी, उसके आवंटन को रद्द करते हुए कोर्ट ने यह कहा, ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है, हमारे विश्वास और हमारे कर्मों के बीच का फर्क। और याद है, शुरू में हमने एक थोड़ी अनोखी सुर्खी देखी थी, स्वीडिश डेथ क्लीनिंग। तो ये असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ घर की साफ सफाई नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। इसका मतलब है कि अपने मृत्यु से पहले अपने सारे अनावश्यक सामान को व्यवस्थित कर देना, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों पर इसका बोझ ना पड़े। अपने पीछे एक सुलझी हुई विरासत छोड़ने का एक तरीका। तो फिर इन सभी खबरों से हम क्या समझें? वैश्विक संघर्ष से लेकर अदालत की इस शक्तिशाली टिप्पणी तक, शायद सबक यही है कि हर खबर, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। और ये हमारे समाज, हमारे समय और हमारे ग्रह के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताती है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा, जब हम इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो आज के हमारे समय की क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है?